नमस्कार। हिंदी विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आपको नव संवत की बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आपके लिए सदा सफलताओं की सीढ़ियां प्राप्त हो। हिंदी विषय में अध्ययन से पहले हम प्रश्न पत्र प्रारूप के विषय में जानेंगे, क्योंकि किसी भी विषय के प्रति आप लोगों की रोचकता प्रश्न पत्र के आधार पर ही बढ़ती है। अब सर्वप्रथम हम देखेंगे कि आपके हिंदी विषय में जो प्रश्न पत्र है यह 100 अंकों का होता है। 100 अंकों के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पत्र आपका 2 अंकों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। खंड का में आपका गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और इसके अतिरिक्त आपके अन्य प्रश्न आते हैं। अब खंड का में सबसे पहला प्रश्न आएगा आपका गद्य साहित्य पर आधारित क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके वैकल्पिक होते हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न होता है, इसमें आपके पूरे अंक मिलते हैं। इन प्रश्न में किसी एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, जिसे आप MCQ भी कहते हैं। अब इन प्रश्नों में आपको उस प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। कैसे? जैसे भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, कवि हरिऔध। आपको लिखना है नंबर 1, पहला ऑप्शन ठीक है। तो पहला डालेंगे और नंबर 1 लिखने के बाद लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, पद्य साहित्य इतिहास। ये भी एक नंबर का एक प्रश्न है। इसमें भी एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। आपको चारों में से जो सही विकल्प है उसे आपको राइट लगाकर उसे लिखना है। जैसे संत कबीरदास जी प्रवर्तक हैं भक्ति काल के, ज्ञानाश्रय शाखा के, सगुण काव्यधारा के, कृष्ण मार्गी शाखा के। तो ज्ञानाश्रय शाखा के आपको लिखना है नंबर 2, ज्ञानाश्रय शाखा। ठीक, इन दोनों प्रश्नों में आपके पूरे अंक आते हैं अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। इनमें आपको बड़े प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे 1 वर्ड आंसर, विकल्प आदि के प्रश्न तैयार करें। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 होता है गद्य अवतरण पर आधारित प्रश्न। आपकी पाठ्य पुस्तक में गद्य गरिमा भाग है। गद्य गरिमा भाग के आधार पर जो गद्य अवतरण के क्वेश्चन आते हैं, ये 5 प्रश्न हैं। एक प्रश्न 2 अंकों का और 5 प्रश्न मिलाकर 10 अंकों का। ये जो 5 प्रश्न है ये आपके सटीक है। ये आपके अभ्यास को, आपकी स्मृति को तेज करने के लिए है। सपोज आपका 4 लाइन का गद्य अवतरण आ गया और आ गया गद्य अवतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न आता है गद्य अवतरण के शीर्षक और लेखक का नाम लिखो। बाई चांस आपका गद्य अवतरण राष्ट्र के स्वरूप निबंध से आया तो आपको शीर्षक में लिखना है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक के आगे हेडिंग डालना है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। दूसरा आपका आता है रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए। उस गद्य अवतरण में कोई एक पंक्ति इस तरीके से अंडरलाइन होगी और उस एकांकित पंक्ति की व्याख्या पेपर में पूछी जाएगी। तो आपका व्याख्या शुरू करनी है कि प्रस्तुत रेखांकित भाग में, प्रस्तुत अंश में लेखक स्पष्ट करते हैं। फिर जैसी पंक्ति होगी वैसे ही आपको सरल और रोचक भाषा में उस पंक्ति को सरल बनाना है। यह व्याख्या सटीक और आपकी टू दी पॉइंट होनी चाहिए। व्याख्या ज़्यादा बड़ी लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे, व्याख्या ज़्यादा खुली हुई लिखोगे तो भी परीक्षक आपकी अनभिज्ञता को और आपकी अज्ञानता को अनुभव करेगा। तीसरा प्रश्न गद्य अवतरण पर आधारित सटीक प्रश्न होते हैं। जैसे लेखक इसमें क्या पूछना चाहता है, लेखक इसमें किसका वर्णन कर रहा है, लेखक के अनुसार पाठ में क्या कहा गया है। तीसरा और चौथा प्रश्न इसी आधार पर आधारित है। 5वें प्रश्न में आपके इस गद्य अवतरण में यदि कोई संधि शब्द है, कोई समास शब्द है, कोई पर्यायवाची है, कोई शब्दार्थ है आदि के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला आपका प्रश्न नंबर 4। अब ये प्रश्न नंबर 4 है। इस प्रश्न में भी जैसे गद्य अवतरण में आए थे ऐसे ही आपके बच्चों पद्य अवतरण आधारित प्रश्न भी आते हैं। ये प्रश्न पत्र भी 2 नंबर का एक प्रश्न यानी 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इन प्रश्नों में ये सारे प्रश्न आपके काव्यांजलि भाग से आधारित होते हैं। जैसे काव्यांजलि में पहला पाठ हरिऔध का पवन दूती का है, तो इसमें से आपका कोई भी पद्य अवतरण पूछ लिया, ठीक है नहीं है। मान लो यही पद्य अवतरण आगे बैठी किन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेली। अब उस पद्य अवतरण पर आधारित प्रश्न यहाँ कवि ने पूछे तो पूछेंगे पद्यांश के शीर्षक और रचयिता का नाम बताइए। तो शीर्षक में आपको लिखना है पवन दूती का और रचयिता में लिखना है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरी पंक्ति आती है रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे गद्य में थी वैसे ही आपके पद्य में भी है। पद्य अवतरण में भी आपकी किसी भी लाइन के नीचे ऐसे रेखांकित होगा, लाइन डली हुई होगी, आपको उसकी व्याख्या लिखनी है। जैसे सपोज ये आ जाए
कि बैठी किन्ना यक दिवस वे गे में थी अकेली। इस अंश की व्याख्या करनी। अब आप कैसे करेंगे? प्रस्तुत अंश में कवि हरिओत जी स्पष्ट करते हैं कि वे राधा जी एक दिन अकेली अत्यंत दुखी अपने कक्ष में बैठी हैं। इससे अधिक व्याख्या आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको एक नकारात्मक सोच बनी रहती है कि हिंदी में हम जितना बना जना के लिख देंगे उतने नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है, आप सटीक लिखें, उतना लिखें जितना आपका प्रश्न मांग रहा है। इस प्रश्न पर आप पद्यांश पर आधारित अन्य प्रश्न होते हैं, जैसे कवि इसमें किसे संबोधित कर रहा है, कवि ने किसकी दशा का वर्णन किया है, आदि आदि। इस तरीके के आपके तीसरे और चौथे प्रश्न हैं। पांचवें प्रश्न में पद्यांश पर आधारित यदि कोई रस है, कोई छंद है, कोई अलंकार है, उस क्वेश्चंस को भी कवि इन पद्यावतरण के आधार पर क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, यानी पूछते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 में गद्य गरिमा के आधार पर जो निबंध थे उनके लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतित्व, ये क्वेश्चन आता है। ये प्रश्न 5वां प्रश्न का और खा 2 खंड में है। अब लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा है तो आपको जीवन परिचय उसमें नहीं लिखना है। बार बार इस चीज़ को समझाया जाता है। आप वो लिखते हैं जो अतिरिक्त है, अतिरिक्त नहीं लिखना। साहित्यिक परिचय पूछा तो आपको लिखना है, जैसे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रहे हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के छायावादोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं। ठीक है, इनके साहित्य पर कवि रविंद्रनाथ टैगोर आदि प्रगतिवादी लेखकों का विशेष प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक, ये निबंध के अतिरिक्त उपन्यास भी लिखते थे, साहित्य इतिहास भी लिखते थे। ये एक साहित्य का परिचय हो गया। इसके बाद कृतित्व, कृतित्व में लिखेंगे आचार्य द्विवेदी जी की रचनाएं या कृतित्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उपन्यास, उपन्यास में लिखेंगे आप जैसे अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा आदि। साहित्य इतिहास लेखन या साहित्य इतिहास ग्रंथ, इसमें लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य साचर आदि। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे आलोचना ग्रंथ, कबीर, ये इनका आलोचना ग्रंथ था। संपादित ग्रंथ, नाथ सिद्धों की वाणियाँ आदि। कृतित्व में आप लिखेंगे भाषा शैली, आचार्य द्विवेदी जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। इनकी शैली विचारात्मक, काव्यात्मक, भावात्मक आदि। ठीक है बच्चों, ये साहित्यिक परिचय में ये आपका प्रश्न ऐसा है जिसमें आप 5 के 5 पूरे अंक ले सकते हैं, अगर आप जो बताया मैंने इसके अनुसार तैयार करते हैं तो। दूसरा, काव्यांजलि पर आधारित कवि का साहित्यिक परिचय कृतित्व पूछा जाता है। अब काव्यांजलि भाग में जैसे कवि हरिओद है, मैथिली सेनगुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा है, ये आपके काव्यांजलि के कवि। तो जितने ये 7 कवि है इन्हीं में से ये इस प्रश्न में पूछा जाता है, बाहर से नहीं आएगा। तो आपको इसमें भी जैसे गद्य में साहित्यिक परिचय लिखा है ऐसे ही काव्य में भी लिखना है। जैसे कवि हरिओद, कवि हरिओद आधुनिक काल के द्विवेदी युग के खड़ी बोली भाषा के कवि हैं। इनके काव्य पर आचार्य माधव प्रसाद द्विवेदी की संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ा है। ये खड़ी बोली के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। इनका कृतित्व निम्नलिखित है। फिर कृतित्व में लिखो प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, छंद, अगर गद्य लेखक भी हैं नीचे भी गद्य, क्योंकि कवि पूछा है तो इसलिए पहले उनका काव्य कृतित्व लिखेंगे फिर गद्य कृतित्व लिखेंगे। इसमें बच्चों आपको भाषा सौंदर्य का प्रयोग करना है, क्योंकि गद्य में गद्य भाषा शैली होती है और काव्य में भाषा सौंदर्य होता है। भाषा सौंदर्य के अंतर्गत भाषा खड़ी बोली, सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भाव, कलाबक्ष आदि आते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कथा भारती का। ये प्रश्न भी 5 नंबर का आता है। बच्चों आपके सामान्य हिंदी है तो इसमें आपका उद्देश्य और सारांश 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न जो शीर्षक का मैंने लिखा है यह प्रश्न आपका 1% पेपर में आ सकता है, लेकिन ये आता नहीं, आते केवल 2 क्वेश्चन है, उद्देश्य और सारांश। अब परिचय इसमें भी लिखना अनिवार्य है, पहले परिचय फिर उद्देश्य, पहले परिचय फिर सारांश। अब इसमें आपको कैसे लिखना, आपको पहले कहानी पढ़नी चाहिए। जैसे पंचलाइट कहानी पढ़ी है आपने, पंचलाइट कहानी जब आप पढ़ेंगे तो इस कहानी में आपको पता चलेगा कि ग्रामीण समस्याओं का उल्लेख किया गया है। गांव के लोग छोटी छोटी सी हंसी खुशियों को कैसे आनंद से बिताते हैं, जरा जरा सी बातें कैसे उनके मान सम्मान का प्रतीक बन जाती है, ये लोग कैसे अंधविश्वासी होते हैं, अज्ञानता और पिछड़ापन इन लोगों के वातावरण को किस तरह से समेटे हुए है, ये आपको उद्देश्य में लिखना है।
सारांश में आपको कहानी का कथानक आपने पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद उसे सोपानों में डिवाइड करना है। जैसे पंचलाइट खरीदना, पंचलाइट खरीदने के बाद पंचलाइट के प्रति लोगों का एक्साइटमेंट, उनकी जिज्ञासा, और पंचलाइट में भजन कीर्तन, भजन कीर्तन की समस्या, उसमें जो कि पंचलाइट नहीं जल रहा था, फिर समस्या का निवारण, फिर गांव के लोगों के द्वारा गोधन को क्षमा कर देना, आनंद खुशी का वातावरण हो जाना। तो इस तरीके से आपको कहानी का सारांश या उद्देश्य तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, क्योंकि सूतपुत्र आपका 11वीं में आ गया। अब आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ये जो प्रश्न नंबर 8 है आपका बच्चों, ये प्रश्न आपका रश्मि रथी पर आधारित है। इसमें आपके रश्मि रथी की जो 7 सर्ग हैं, उन सर्गों के सारांश, और जो इस रश्मि रथी के कथानक में मुख्य पात्र कर्ण है, उन पात्रों के चरित्र चित्रण इसके अंतर्गत आते हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण में कर्ण हो गया, जो कहानी इसका रश्मि रथी का नायक है। इसके अलावा गुरु परशुराम हो गए, माता कुंती हो गई, श्री कृष्ण हो गए। ठीक है, तो ये 4-5 पात्र जो आपके प्रश्न नंबर 8 रश्मि रथी के आधार पर प्रश्न में आते हैं। बच्चों, ये 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, इनमें आपके लगभग पूरे अंक मिलते हैं। आज के इस प्रश्न पत्र निर्माण की पद्धति में हमने का खंड का प्रश्न पत्र समझा। बच्चों, इसी आधार पर आप हिंदी साहित्य की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, एक साहित्य का भाग, एक संस्कृत और व्याकरण का भाग। आज हमने साहित्य का भाग पढ़ा, जिसमें आपकी गद्य गरिमा, गद्य साहित्य इतिहास, पद्य साहित्य इतिहास, काव्यांजलि और इसके अलावा कथा भारती, रश्मि रथी आदि की तैयारी करी। कल हम इसी ही कक्षा में खंड खा यानी संस्कृत और व्याकरण के भाग की तैयारी करेंगे, व्याकरण का प्रश्न पत्र समझेंगे। धन्यवाद बच्चों, इस चैनल को देखकर आप अपनी हिंदी की तैयारी भली भांति कर सकते हैं।